नमस्कार साथियों, मैं विजय व्यास आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। पिछले वीडियो में अपन ने त्रिकोणात्मक संघर्ष की बात की थी और दो वंशों के बारे में अपन ने जाना था, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश। आज उससे अपन आगे चलते हैं और गुर्जर प्रतिहार वंश की बात करते हैं। जो अपना तीसरा वंश आएगा वो है आपके गुर्जर प्रतिहार वंश। जो ये गुर्जर प्रतिहार वंश है, नाम से ही अपने को पता चलता है गुर्जर। गुर्जर का मतलब हो गया गुजरात। गुजरात का पूर्व नाम था गुजरातरा और गुजरातरा से ही अपभ्रंश होकर नाम बना है गुजरात, तो इसलिए इनको कहा गया गुर्जर। प्रतिहार क्यों कहा गया? प्रतिहार का मतलब होता है रक्षक, और इन्होंने सिंध से होने वाले जो अरब आक्रमण थे उनसे भारत की रक्षा की थी, यानी वो रक्षक थे, तो इस कारण इन्हें कहा गया प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार का मतलब है गुजरात के, मूल रूप से गुजरात के रहने वाले और अरब आक्रमणों को रोकने वाले, इसलिए प्रतिहार कहा गया। अब अगर अपन इनकी देखें कि इनका क्षेत्र कौन सा था, तो पश्चिमी भारत क्षेत्र इस राजवंश का मुख्य क्षेत्र था। इस पश्चिमी भारत के अंदर राजस्थान का क्षेत्र सम्मिलित है और गुजरात का क्षेत्र सम्मिलित है, साथ ही कुछ भाग पंजाब और मध्य प्रदेश का भी क्षेत्र था। समय समय पर इनके राज्यों की सीमाओं का विस्तार भी किया है और अपन देखें तो लगभग उत्तर भारत और मध्य भारत पर इन्होंने पूर्ण रूप से शासन किया। अब अपन इनकी बात करते हैं अगर संस्थापक की, तो इनके संस्थापक थे जो नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम एक सामंत थे। 725 ईस्वी में नागभट्ट प्रथम ने इस गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। कहा जाता है कुल 36 राजपूतों के अंदर एक राजपूत ये भी थे। इसके बाद में नागभट्ट प्रथम के बाद में एक शासक आता है वत्सराज नाम से, जिसके काल के अंदर त्रिकोणात्मक संघर्ष की शुरुआत होती है और अपने सम्राट की उपाधि लेने वाला ये प्रथम शासक होता है। तो अगर मैं वास्तविक संस्थापक के रूप में या एक राजा के रूप में बात करूं तो वत्सराज था। हालांकि इसकी शुरुआत नागभट्ट प्रथम ने कर दी थी, लेकिन वास्तविक संस्थापक या एक राजा के रूप में संस्थापक, क्योंकि सम्राट की उपाधि धारण करने वाला वत्सराज था। वत्सराज के काल के अंदर त्रिकोणात्मक युद्ध शुरू होता है, जो पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश के बीच में होता है और कन्नौज को लेकर होता है। और इसी के काल के अंदर कन्नौज पर वत्सराज के द्वारा इस पर आधिपत्य जमा लिया जाता है। तो अपन एक शुरू से देखते हैं इसके संस्थापक के रूप में। सबसे पहले बात करते हैं इसके संस्थापक की। संस्थापक था आपके नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम ने 725 ईस्वी में गुजरातरा क्षेत्र में इस वंश की स्थापना की। गुजरातरा का अपभ्रंश होकर बना है आपके गुजरात। गुजरातरा के अपभ्रंश होकर क्या बना है? गुजरात। सिंध प्रदेश से होने वाले आक्रमणों से भारत की रक्षा करने के कारण इनको प्रतिहार, प्रतिहार का मतलब क्या होता है? रक्षक कहा गया। जब यहां गुजरातरा और प्रतिहार, तो गुजरातरा से बना गुर्जर और प्रतिहार से बना प्रतिहार, तो इसका नाम हो गया गुर्जर प्रतिहार। अतः इस वंश का नामकरण हुआ गुर्जर प्रतिहार। तो इस वंश का नामकरण क्या हुआ? गुर्जर प्रतिहार। इसके बाद में नागभट्ट प्रथम के बाद में इसका एक अगला शासक बनता है वत्सराज। बीच में दो शासक और आते हैं, लेकिन वो इतने योग्य नहीं होते हैं, इतिहास में उनकी जानकारी बहुत ही कम मिलती है, जिनमें से एक वत्सराज के पिता देवराज थे। तो अगला शासक अपने बनता है वत्सराज। वत्सराज बड़ा इंपॉर्टेंट शासक है, क्योंकि सबसे पहले इसने सम्राट की उपाधि धारण की। सम्राट की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था ये। और इसके बाद में वत्सराज के काल में ही त्रिकोणात्मक संघर्ष
प्रारंभ हुआ। अपन ने कल बात की थी कि त्रिकोणात्मक संघर्ष है वो कन्नौज को लेकर हुआ था। किसके काल में शुरू हुआ था? वत्सराज के काल के अंदर ही शुरू हुआ था। और वत्सराज ने ही सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक के रूप में कन्नौज पर अधिकार किया। पाल वंश के शासक धर्मपाल को हराया। पाल वंश के शासक है धर्मपाल। धर्मपाल को हराया। धर्मपाल को हराकर इन्होंने कन्नौज पर अधिकार किया और कन्नौज पर अपना शासन जमाया। लेकिन एक राष्ट्रकूट वंश के शासक थे दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश के शासक कौन थे? दुर्ग से पराजित हो गए। राष्ट्रवंश के शासक थे दुर्ग से पराजित हो गए। राष्ट्रकूट वंश मूलतः दक्षिण भारत का था। जब यहाँ पर देखा कि भाई जो अव्यवस्था फैली उत्तर भारत में, तो राष्ट्रकूट वंश के शासक यहाँ पर दुर्ग ने इन पर आक्रमण किया और इनको पराजित करके कन्नौज अपने हिस्से में लिया। अपन आगे देखेंगे किस प्रकार किस जो आधिपत्य में कन्नौज रहता है। वत्सराज के बारे में एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ, एक बार वापस ध्यान से सुन लो। इन्होंने सबसे पहले सम्राट की उपाधि धारण की थी। त्रिकोणात्मक संघर्ष इन्हीं के काल में हुआ था। कौन कौन से शासक थे? एक तो वत्सराज, पाल वंश का धर्मपाल और राष्ट्रकूट वंश के दुर्ग। इन तीनों के द्वारा ही त्रिकोणात्मक संघर्ष की शुरुआत की जाती है। सबसे पहले आए ये थे, सबसे शक्तिशाली राष्ट्रकूट वंश था और अंतिम विजेता कौन रहे? ये जो गुर्जर प्रतिहार वंश है ये रहा था। तो अब अपन आगे चलते हैं इसके अगले शासक की तरफ। वत्सराज के बाद में अगला शासक जो आपके आता है वो है नागभट्ट द्वितीय। वत्सराज का ही पुत्र था नागभट्ट द्वितीय। जब वत्सराज दुर्ग से पराजित हो जाता है, तो दुर्ग तो दक्षिणी भारत का था, तो उसे यहाँ पर किसी सामंत को छोड़कर जाना पड़ा। और वत्सराज इतनी भयंकर तरीके से पराजित हो गया कि उसे अपना क्षेत्र छोड़कर पश्चिमी राजस्थान रेतीले क्षेत्र में जाकर कहीं पर शरण लेनी पड़ी। लेकिन बाद में देखा यहाँ पर दुर्ग शासन नहीं कर रहा है, तो वापस वो सेना संगठित करके आता है और अपने पुत्र नागभट्ट द्वितीय को शासन या यहाँ पर सेनापति बनाकर भेजता है। फिर धीरे धीरे नागभट्ट द्वितीय का शासनकाल आ जाता है। तो नागभट्ट द्वितीय के शासनकाल की प्रमुख बातें हैं, इसने कन्नौज पर पुनः अधिकार कर लिया। सबसे पहले इसने एक पाल वंश के शासक है जो धर्मपाल को हराया। धर्मपाल को हराने के बाद में क्या किया? और इसी समय एक राष्ट्रकूट वंश के शासक का आगमन होता है, गोविंद तृतीय ने वापस क्या किया? नागभट्ट द्वितीय को हरा लिया और कन्नौज वापस अपने अधीन में ले लिया। नागभट्ट गोविंद तृतीय ने नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। सबसे पहले जब वहां से अपन इसको आगे सारणी के रूप में देखेंगे किस शासक ने किस प्रकार हराया था। एक बार आप इनको इतना ही जान लीजिए, कन्नौज पर पुनः अधिकार करने वाला शासक जो गुर्जर प्रतिहार वंश की बात करते हैं, तो गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक कौन था? नागभट्ट द्वितीय था। इस नागभट्ट द्वितीय के बारे में एक और बात याद रखनी है, जो धर्मपाल को युद्ध में हराया था, ये मुंगेर के युद्ध में हराया था। कौन से युद्ध में हराया? मुंगेर के युद्ध में हराया था। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है मुंगेर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, तो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट और पाल वंश के शासक धर्मपाल के बीच में हुआ, जिसमें नागभट्ट द्वितीय की विजय हुई थी। एक बार नागभट्ट द्वितीय को वापस देखते हैं। सबसे पहले कन्नौज पर इन्होंने पुनः अधिकार किया था, धर्मपाल को मुंगेर के युद्ध में हराया था, और गोविंद तृतीय जो राष्ट्रकूट वंश के शासक थे, इसने नागभट्ट द्वितीय को हराकर पुनः अपने कब्जे में कन्नौज को किया था। इसके बाद में नागभट्ट द्वितीय के बाद में इसका पुत्र, वैसे तो इसका पुत्र रामभद्र शासक बनता है, लेकिन 3 साल के बाद में उसको हटा दिया जाता है और अगला शासक जो सबसे इंपॉर्टेंट गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक बनता है, वो है मिहिर भोज प्रथम, इसे अपन राजा भोज के भी नाम से जानते हैं। तो इनके बाद में सबसे प्रमुख शासक बना है वो है मिहिर भोज प्रथम। देखो मिहिर भोज प्रथम के बारे में पहले लिख लेते हैं। मिहिर भोज प्रथम को ही
राजा भोज के नाम से संबोधित किया जाता था। मिहिर भोज प्रथम नागभरद्वितीय का पौत्र था। नागभरद्वितीय का क्या था? पौत्र था। और इसी के काल में, यानी मिहिर भोज प्रथम के काल में अरब यात्री सुलेमान आया था। अपन ने कल राष्ट्रकूट वंश के बारे में बात की थी और सबसे शांति प्रिय शासक के बारे में बात की थी अमोघवर्ष। उसके काल में भी, यानी वो सेम काल था, मिहिर भोज और अमोघवर्ष दोनों समकालीन ही थे। तो मिहिर भोज के काल में भी कौन आया था? अरब यात्री सुलेमान आया था। कलन के भी वृत्तांत में मिहिर भोज का वर्णन अपने को मिलता है। इन्होंने भी इन पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश के शासकों के साथ में युद्ध किया और कृष्णद्वितीय और नारायण पाल को हराकर मालवा व कन्नौज का जो क्षेत्र था अपने हिस्से में लिया और जो कन्नौज है उसको स्थायी राजधानी भी बनाया। अपन ये बात कह सकते हैं कि मिहिर भोज ही त्रिकोणात्मक युद्ध का विजेता रहा, क्योंकि उसके 100 सालों तक जो कन्नौज है वो गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी रहा। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ था उसमें जो विजेता बना था वो मिहिर भोज ही था। मिहिर भोज के बाद में पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश बहुत कमजोर हो गए थे और उन्होंने किसी प्रकार का युद्ध नहीं किया। आगे देखो, अब मिहिर भोज की बात करते हैं। इसे राजा भोज के नाम से कहा जाता था और ये नागभट्ट द्वितीय का पौत्र था। नागभट्ट द्वितीय का पौत्र था। इनके काल में अरब यात्री सुलेमान भारत आया था। ये राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष के समकालीन थे। अमोघवर्ष के समय ही यात्री सुलेमान आया और सुलेमान ने विश्व के 4 प्रमुख राजाओं में से एक किसको बताया है? अमोघवर्ष को बनाया। ये राष्ट्रकूट का है। त्रिकोणात्मक युद्ध का विजेता मिहिर भोज प्रथम को ही माना जाता है। इन्होंने एक और काम किया, कन्नौज को स्थायी राजधानी बनाई। इन्होंने कन्नौज को स्थायी राजधानी बनाई। नागभरद्वितीय की बात करेंगे तो उन्होंने राजधानी तो बनाई थी लेकिन वो अस्थायी रूप से थी, क्योंकि थोड़े समय बाद में ही वो उनसे छीन जाती है। गोविंद तृतीय के द्वारा वो उनसे छीन ली जाती है और मिहिर भोज ने इसको क्या बनाई है? स्थायी राजधानी बनाई है। मिहिर भोज के बाद में लगभग 100 वर्षों तक कन्नौज इसकी, यानी गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी रहता है। मिहिर भोज के बाद में, एक बार मिहिर भोज का मैं रिपीट कर देता हूं, इनको राजा भोज भी कहते थे। नागभट्ट द्वितीय का ये पौत्र थे। इनके काल में अरब यात्री सुलेमान आए थे और कलहन ने भी इनका उल्लेख किया है। कलहन ने भी इनका क्या किया है? उल्लेख किया है। ये राष्ट्रकूट व शासक जो अमोघवर्ष था उनके समकालीन थे। त्रिकोणात्मक युद्ध के विजेता मिहिर भोज प्रथम को ही माना जाता है और कन्नौज को इन्होंने अपनी स्थायी राजधानी बनाई जो लगभग 100 सालों तक गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी रहा। इनके बाद में, मिहिर भोज के बाद में जो अगला शासक आता है वो है आपके महेंद्रपाल के बाद में महिपाल और महिपाल के बाद में आता है आपके राज्यपाल। तो चलिए अपन देखते हैं महेंद्रपाल। बहुत इंपॉर्टेंट शासक था महेंद्रपाल। ये गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। जो महेंद्रपाल था उसके एक काल में एक राजकवि था जिसका नाम है राजशेखर, जिन्होंने कर्पूर मंजरी नाटक की रचना की है। और जो महेंद्रपाल है इन्होंने परम भट्टारक, महाराजाधिराज और परमेश्वर जैसी उपाधियां धारण की। कौन कौन सी? परम भट्टारक, महाराजाधिराज और परमेश्वर जैसी उपाधियों को धारण किया। इनके गुरु का नाम राजशेखर था, यानी वो राजकवि भी थे और इनके गुरु भी थे। तो देखते हैं, इनको लिखते हैं। सबसे पहले इनकी उपाधियां लिख लेते हैं। उपाधि, कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? परम भट्टारक, परम भट्टारक, महाराजाधिराज और परमेश्वर
ये उपाधियां धारण की। इनके बाद में इनके राजकवि, मैं राजकवि और गुरु दोनों साथ ही लिख रहा हूं, राजकवि भी थे और गुरु भी थे। कौन थे? राजशेखर, जिनका नाम क्या था? राजशेखर। और राजशेखर के नाटक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है कर्पूर मंजरी। ये किसका नाटक है? ये एक काव्य नाटक है, कर्पूर मंजरी राजशेखर का ही नाटक है। महेंद्रपाल के बाद में महेंद्रपाल का पुत्र जो महिपाल, ये शासक बनता है। और महिपाल के बारे में राजशेखर कहते हैं, महिपाल के बारे में कौन कहते हैं? राजशेखर, कि जो महिपाल है आर्यवर्त के महाराजाधिराज है। अगर आपसे पूछ लिया जाए गुर्जर प्रतिहार वंश में आर्यवर्त के महाराजाधिराज कौन कहे जाते हैं, तो है महिपाल। और केवल महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाले पूछे तो महेंद्रपाल। तो इनको राजशेखर ने, महिपाल को राजशेखर ने आर्यवर्त का महाराजाधिराज कहा। आर्यवर्त का क्या कहा है? महाराजाधिराज कहा। महिपाल के काल में एक अरब यात्री आया था, अरब यात्री अल मसूदी एक अरब यात्री था। वो किस काल के अंदर आया था? महिपाल के काल में आया था। और महिपाल के काल में ही राष्ट्रकूट वंश के एक शासक कृष्ण तृतीय ने महिपाल पर आक्रमण किया, जो पूर्ण रूप से विफल रहा। यानी राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण तृतीय को पराजित किया। महिपाल के बारे में ज्यादा कुछ बातें हैं नहीं। राजशेखर ने से आर्यवर्त का महाराजाधिराज का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अल मसूदी जो अरब यात्री था किसके काल के अंदर भारत आया था? महिपाल के काल के अंदर भारत आया था। और कृष्ण तृतीय जो राष्ट्रकूट वंश का एक शासक था उसको भी पराजित किया। यानी अभी तक युद्ध हो रहे थे। हालांकि अपन ने देखा है त्रिकोणात्मक संघर्ष लगभग खत्म हो गया है, क्योंकि पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश बहुत कमजोर पड़ गए हैं और उनमें इतना कोई प्रतापी शासक नहीं है जो उत्तर भारत में आकर इन गुर्जर प्रतिहार के ऊपर हमला करके कन्नौज पर अधिपत्य जमाए। लेकिन कृष्ण तृतीय ने फिर भी कोशिश की, लेकिन ये असफल रहा। इसके बाद में गुर्जर प्रतिहार वंश का एक अंतिम शासक आता है जिसका नाम है राज्यपाल। राज्यपाल गुर्जर प्रतिहार वंश के काले धब्बे के अनुसार है, क्योंकि जब यहाँ पर महमूद गजनवी का आक्रमण होता है तो यहाँ पर कन्नौज का शासक रहता है, वो यही राज्यपाल रहता है और आक्रमण से घबराकर अपना राजपाट छोड़कर भाग जाता है और थोड़े समय बाद में महमूद गजनवी से हाथ मिला लेता है। और इससे सभी जो राजपूत शासक है नाराज हो जाते हैं और सभी मिलकर इस राज्यपाल की हत्या कर लेते हैं और नए वंश को यहाँ पर नए वंश के रूप में त्रिलोचन पाल को राजगद्दी पर बैठाते हैं। तो जो अंतिम शासक है उसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। राज्यपाल के बारे में याद करने वाली बात है कि महमूद गजनवी के समय, जब भारत पर महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ था, तब कन्नौज का शासक था ये राज्यपाल के रूप में सबसे पहले तो इस वंश का अंतिम शासक कह सकते हैं इसको, ये इस वंश का अंतिम शासक था। और महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कन्नौज का शासक था। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कन्नौज का शासक था। गजनवी के आक्रमण से घबराकर संधि कर ली। गजनवी से क्या कर ली? संधि कर ली, जिससे राजपूत राजा इससे नाराज हो गए और सभी ने मिलकर इसकी हत्या कर दी और नए वंश के रूप में त्रिलोचन पाल को यहाँ पर कन्नौज की राजगद्दी पर बिठा दिया और यहीं पर इस वंश की समाप्ति हो गई। एक बार वापस देख लेते हैं। राज्यपाल को इस वंश का अंतिम शासक था। महमूद गजनवी के समय ये कन्नौज का शासक था और घबराकर भाग जाता है और यहीं पर एक महान राजवंश की समाप्ति हो जाती है। अब देखो यहाँ पर अपन ने जो बात की थी कि जो त्रिकोणात्मक संघर्ष है उसको थोड़े समझने की, अपन शासकों के नाम लिखते हैं और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
10वीं कक्षा में नहीं आ रखा है, लेकिन फिर भी बार बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है और अपन इससे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज देखते हैं सारणी बनाकर कि ये त्रिकोणात्मक संघर्ष किन किन के बीच में हुआ। त्रिकोणात्मक संघर्ष, या इसका नाम एक और आता है त्रिपक्षीय संघर्ष, हुआ किसके कारण था? कन्नौज पर अधिकार के लिए। ठीक है, ये तो बात अपन ने देख ली। सबसे पहले अपन देखेंगे कि एक तो पाल वंश था, एक था आपके गुर्जर प्रतिहार वंश, और जो लास्ट था आपके राष्ट्रकूट वंश। जो ये पाल वंश था ये तो कहाँ के थे? बंगाल के। पाल वंश कहाँ के थे? बंगाल के थे। और गुर्जर प्रतिहार वंश जो आपके गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र के थे। और राष्ट्रकूट वंश थे वो थे आपके दक्षिणी भारत के। ठीक है, ये यहाँ से थे। अब सबसे पहले अपन देखते हैं पाल वंश का एक शासक होता है धर्मपाल। धर्मपाल के द्वारा कन्नौज पर आक्रमण करके वहां का आधिपत्य जमा लेता है। और गुर्जर प्रतिहार का एक शासक होता है वत्सराज। वत्सराज उसको ये बात पसंद नहीं आती है कि कन्नौज का शासक धर्मपाल बना, वो ये चाहता है मेरा भी शासन यहाँ कन्नौज पर होना चाहिए। तो वो क्या करता है, यहाँ पर पहला हमला। तो यहाँ त्रिकोणात्मक संघर्ष का अगर पहला युद्ध पूछ लिया जाए किसके बीच में हुआ? धर्मपाल और वत्सराज के बीच में हुआ। तो यहाँ पर धर्मपाल को पराजित कर देता। तो सबसे पहले तो कन्नौज इसके पास में था, नंबर 1 डालकर कन्नौज में यहां लिख देता हूं। फिर जब वत्सराज जीत जाता है, यानी इसको मैं वी लिख देता हूं, वी का मतलब हो जाएगा विक्ट्री, यानी ये जीतता है। जब ये वत्सराज यहां लिख देता हूं विक्ट्री, ये जीत जाता है, तो अब